जय हिंद साथियों, सभी लोगों का मैं कृष्णा क्लासेस पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आ चुका हूं प्रैक्टिस सेट लेके साइंस का। और इससे पहले मैंने आपको 6 प्रैक्टिस सेट साइंस का करवा दिया है, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाया है। और ये प्रैक्टिस सेट 7वां है, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और आप इस चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी क्या कर दीजिए भैया, शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं भैया हम अपने क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि भैया पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा यहाँ की आप देख रहे हैं भैया जी, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से पादप साम्राज्य का उभयचर कहा जाता है। यानी जो पादप साम्राज्य होता है, यानी जो पादप होते हैं उसका साम्राज्य यानी साम्राज्य का उभयचर कहा जाता है। तो उभयचर भैया किसको कहा जाता है, तो आइए इसको समझते हैं कि पादप साम्राज्य का उभयचर कहा किसको जाता है। तो मैं बात करूं अगर इस पृथ्वी पर, अगर मैं बात करूं इस पृथ्वी पर किसकी, जीव की बात करता हूं, यानी जीव की बात करता हूं, या मैं बात करूं किसकी भैया, सजीव की। सजीव की तो दो ही तरह के मुख्य रूप से जीव पाए जाते हैं। एक तो होता है क्या भैया, जंतु, और दूसरा क्या होता है भैया, पादप। क्या होता है, पादप। यानी जंतु की तो यहाँ पर बात हो नहीं रही, जिसमें क्या आते हैं, गाय भैंस बकरी मनुष्य सब किस में आ जाते हैं, जंतु। और बात करें यहाँ पर किसकी भैया, पादप की, तो पादप में सभी छोटे बड़े पेड़ पौधे सब किस में आ जाते हैं, पादप में भैया आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो थैलोजोफाइटा है, ये जो थैलोफाइटा भैया, ये पादप का क्या होता है, एक समूह होता है। क्या होता है भैया, एक पादप का एक समूह है। और इस समूह में बहुत ही छोटे छोटे आते हैं पेड़ पौधे, जिसमें से हमारा क्या आ जाता है भैया, शैवाल। क्या आता है भैया, शैवाल। और क्या आ जाता है, कवक। क्या आ जाता है भैया, कवक आ जाता है। किसके अंतर्गत, थैलोफाइटा के अंतर्गत। लेकिन बात करें यहाँ पर किसकी, आवृत्तबीजी पादप। तो आवृत्तबीजी पादप क्या होते हैं, ऐसे पादप को कहा जाता है जिसमें क्या होता है, पुष्प प्लस फल क्या होते हैं, दोनों पाए जाते हैं, यानी जिसमें दोनों लगते हैं। और बात करें किसकी, अनावृत्तबीजी पादप की, तो जिसमें भैया ना तो पुष्प लगता है और ना ही क्या लगता है भैया, फल लगता है। ना ही पुष्प लगता है और ना ही क्या लगता है भैया, फल। बात करें यहाँ पर किसकी, ब्रायोफाइटा की। किसकी, ब्रायोफाइटा। तो जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है भैया, ये हमारा क्या होता है, पादप साम्राज्य का क्या होता है, इसको उभयचर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करें किसकी, ब्रायोफाइटा की, तो इसके अंतर्गत कौन से पौधे आएंगे। मान लो एग्जाम्पल कभी पूछ लिया जाए तो आपने नाम सुना होगा, मांस। तो यानी ये हमारा एक क्या होता है, पादप होता है भैया। क्या होता है भैया, एक पादप होता है, जो किसके अंतर्गत आता है भैया, किसके, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर भी देखो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अगर ये जो शब्द है सेरिकल्चर, तो जो सेरिकल्चर है भैया वो संबंधित है किससे, रेशम की खेती से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर दिया क्या गया है, और भी ऑप्शन दिया गया, क्या, मछली पालन। जब बात करें किसकी भैया, मछली पालन की। किसकी बात करें भैया हम, मछली पालन की। तो ये संबंधित होता है किससे भैया, पीसी कल्चर से। किससे संबंधित होता है भैया, ये संबंधित होता है पीसी कल्चर की। किससे संबंधित होता है भैया, पीसी कल्चर। तो ये संबंधित होता है किससे भैया, पीसी कल्चर से। और बात करें किससे हम, अगर बात करें किसकी, पक्षी पालन। तो जो भैया पक्षी पालन होता है, पक्षी पालन जो होता है ये संबंधित होता है एबी कल्चर से। एबी कल्चर से। और बात करें किसकी, मधुमक्खी पालन की, तो भैया ये संबंधित होता है किससे, एपी कल्चर से। किससे भैया, एपी कल्चर से। तो ये संबंधित है किससे भैया, एपी कल्चर से। तो ध्यान रहे, अगर रेशम की खेती है तो वो किससे संबंधित है, सेरिकल्चर से। और मछली पालन जो होता है भैया वो किससे संबंधित होता है, वो संबंधित होता है भैया पीसी कल्चर से। और जो आपकी पक्षी पालन है वो एबी कल्चर से संबंधित होता है, एबी कल्चर से संबंधित होता है। और जो मधुमक्खी पालन होता है वो संबंधित होता है एपी कल्चर से।
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने का सलाह दी, क्योंकि पेड़ रात में छोड़ते हैं। भैया पेड़ रात में क्या छोड़ते हैं? तो अगर हम बात करें यहाँ पर मान लेते हैं एक अनंत है। कौन है भैया? अनंत है। ठीक, ये भैया अनंत है और ये क्या है? इनकी मम्मी जी हैं। क्या है? इनकी मम्मी जी हैं। तो ये इनको कहती हैं कि भैया रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना है? क्योंकि रात में पेड़ क्या करते हैं? भैया रात में पेड़ क्या करते हैं? तो अगर बात करें कि यहाँ पर भैया देखो, जो मानव होता है, सभी लोगों को पता है मानव, और जो क्या होता है? पेड़। ठीक, तो मानव क्या करता है भैया? ये क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है। किससे? पेड़। क्योंकि पेड़ क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है और मानव ग्रहण करता है। और जो मानव होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ता है। और पेड़ क्या करता है? ग्रहण करता है। लेकिन रात में क्या होता है? रात में जैसे आप जानते हो पेड़ क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। लेकिन रात में क्या करता है? जो पेड़ क्या होता है भैया? वो उल्टी प्रक्रिया करता है। क्या करता है? उल्टी प्रक्रिया करता है। यानी रात को वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? रिलीज करता है, छोड़ता है। तो अगर आप पेड़ के नीचे सोओगे भैया तो आपका दम घुटने लगेगा। हो सकता है आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़े। में ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं भैया। नाइट्रोजन तो हमारा कोई है, हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है भैया? हम लोगों के लाभदायक होता है। तो लेकिन रात में पेड़ क्या होता है? वो छोड़ता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ता भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन क्या है कि 100 पराग कणों में देखे गए नर युग्मकों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी अगर बात करें यहाँ पर किसकी? पराग कणों की। किसकी बात करें भैया? पराग कणों की। तो आपको पता भी है जो फूल होता है, पुष्प, तो जो पुष्प होता है उसमें 4 भाग होता है। जो फूल होता है उसमें 4 भाग होता है। तो उसमें जो एक भाग होता है भैया हमारा क्या, जिसको हम बोलते हैं, ये एक भाग जो होता है जिसको हम बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? पुष्प का नर भाग क्या होता है हमारा? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर होता है। और पुंकेसर का ऊपरी जो फूला हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं क्या? पराग कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पराग कोश बोलते हैं। और इस पराग कोश में किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है भैया? निर्माण होता है किसका? पराग कण का। किसका निर्माण होता है भैया? पराग कण का निर्माण होता है। तो जो एक पराग कण होता है, जो एक क्या होता है हमारा? पराग कण होता है। एक पराग कण होता है। एक पराग कण में कितने भैया? 2 नर युग्मक होते हैं। जो हमारा एक पराग कण होता है, एक पराग कण, तो ध्यान दीजिएगा भैया, तो एक पराग कण में कितने? 2 नर युग्मक होते हैं। कितने नर युग्मक होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? 100 पराग कणों में। तो भैया 100 पराग कणों में तो 100 पराग कण होंगे। जब 100 पराग कण होंगे तो भैया एक पराग कण में 2 नर युग्मक, तो इससे आप क्या कर दीजिएगा? 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा भैया? 200। यानी 100 पराग कणों में कितने नर युग्मक होंगे? तो 200 नर युग्मक होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी 200 क्या हो जाएगा? नर युग्मक। तो चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निषेचित कोशिकाओं को कहा जाता है, यानी निषेचित कोशिकाओं को कहा जाता है। तो आइए समझते हैं। देखिए भैया, जो मानव होता है, ठीक भैया, अगर मानव की मैं बात करूं तो मानव में 2 लोग आ जाएंगे। एक तो होगा क्या भैया? एक तो होगा कौन? नर। और दूसरा क्या होता भैया? मादा होता है। तो जो नर होता है भैया, नर के पास क्या होता है? नर के पास क्या होता भैया? शुक्राणु। और मादा के पास क्या होता भैया? अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। यानी जो शुक्राणु होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नर युग्मक। क्या बोलते हैं भैया? नर युग्मक बोलते हैं। और जो अंडाणु होता है इसको क्या बोलते हैं भैया? ये हमारा होता है क्या भैया? मादा युग्मक होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं
तो इसको क्या बोलते हैं हम? निषेचन की प्रक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? निषेचन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी युग्मक और युग्मक जब मिल जाता है तो हमारा क्या बन जाता है भैया? क्या बन जाता है आपको पता भैया? बन जाता है युग्मनज। क्या बन जाता है भैया? युग्मनज। और युग्मनज कब बनता है? निषेचन की प्रक्रिया के बाद बनता है। तो आप कहोगे क्या? क्या कहोगे? यानी निषेचित कोशिकाओं को कहा जाता है। तो जो निषेचित कोशिकाओं को कहा जाता है, आप देख सकते हो कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मिलने के निषेचन की जो प्रक्रिया होगी तो उससे क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? युग्मनज। क्या हो जाएगा? युग्मनज। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पौधा जो पत्तियों द्वारा वनस्पति रूप से प्रजनन करता है वह है। यानी देखिए जो प्रजनन होता है, प्रजनन बात करें यहाँ पर किसकी हम? जनन, या बात करें किसकी हम? प्रजनन। इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है भैया क्या? अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करना। क्या करना भैया? निर्माण करना। यानी बात करें किसकी हम? प्रजनन और जनन की, तो अपने जैसे नए जीवों का क्या करना? निर्माण करना। यानी पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा। ऐसा कौन सा पौधा है जिससे क्या होता है? पत्तियों द्वारा क्या होता है? नए पौधों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो भैया जो अदरक होता है ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अदरक में क्या होता है? जड़ों द्वारा होता है। ठीक ना। बात करें आलू की तो ये भी क्या हो नहीं सकता, क्योंकि आलू में क्या होता है? तने द्वारा होता है। तो बात करें भैया प्याज भी हो नहीं सकता। तो जो हमारा ब्रायोफिल्लम होता है भैया, इसमें क्या होता है? पत्तियों द्वारा। तो जो भैया ब्रायोफिल्लम होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसकी जो भैया क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं, ये जब जमीन पर गिर जाती हैं, ये ब्रायोफिल्लम की जो पत्तियां होती हैं पौधे तो जब टूटकर जमीन पर क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। तो इस पे कुछ मिट्टी चढ़ जाती है, और जब फिर हल्की बारिश होती है तो क्या होता है? यानी पत्तियां जब जमीन पर गिर जाती हैं तो जब बारिश होती है तो हल्की हल्की इस पे मिट्टी चढ़ जाती हैं, और इन्हीं में से क्या होती हैं? जड़ें निकलने लगती हैं, और ये पत्तियां बाद में क्या होती हैं? एक नए पौधे को जन्म दे देती हैं। यानी कहने का मतलब ये कि वनस्पति, यानी वनस्पति रूप से, यानी कहने का मतलब ये पत्तियों द्वारा किसमें प्रजनन होता है? तो ब्रायोफिल्लम में। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो जो मानव शरीर होती है भैया, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो निषेचन होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो निषेचन होता है, ये निषेचन होता क्या है? मैंने आपको बताया कि नर युग्मक, क्या भैया? नर युग्मक प्लस मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो भैया किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मानव में। तो आपको पता होगा मानव में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है किस में होती है? मादा में होती है। कहाँ होती है? मादा के भैया शरीर में होती है। मादा के शरीर में होती है। और मादा के शरीर में कहाँ पर होती है? तो मादा जनन तंत्र में भैया। तो मादा जनन तंत्र की मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है? मादा जनन तंत्र होता है। तो जो भैया मादा जनन तंत्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो भैया होता है एक नलिका होती है, और उस नलिका को बोलते हैं भैया, हम क्या बोलते हैं? आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए, तो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है तो कहाँ पर होती है? निषेचन की प्रक्रिया मादा में होती है, तो मादा जनन तंत्र में होता है। तो मादा जनन तंत्र का कुछ इस प्रकार से क्या होता है भैया? डायग्राम होता है। कुछ इस प्रकार से क्या होता है? डायग्राम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नलिका होती है, इस नलिका को बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या अंडवाहिनी या डिंब वाहिनियाँ बोलते हैं, या
अंडवाहिनियां भी इसी को कहते हैं। तो भैया गर्भाशय में होता नहीं है, यहाँ पर शिशु का क्या होता है, विकास होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शिशु का विकास होता है। योनि क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये मैथुन अंग होता है। और अंडाशय क्या होता है, अंडाशय में किसका निर्माण होता है भैया, अंडाणुओं का। किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक भैया, तो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी जब यहाँ से शुक्राणु क्या भैया, जब यहाँ से शुक्राणु जाता है और यहाँ पर क्या अंडाणुओं का निर्माण होता है, और ये अंडाणु यहाँ पर आते हैं और ये शुक्राणु यहाँ पर जब आके मिलते हैं, तो इस नलिका को, इसी नलिका में निषेचन होता है। और इस नलिका को हम क्या बोलते हैं, डिंबवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या अंडवाहिनी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में, एक अवतल दर्पण, अगर मैं बात करूं किसकी, अवतल दर्पण की, तो भैया अवतल दर्पण कुछ हमारा इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में सी पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो देखिए भैया, ये हमारा क्या हो जाता है, अवतल दर्पण, और ये हमारा क्या हो जाता है, ध्रुव हो जाता है। ये हमारा केंद्र हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस हो जाता है, और इधर हमारा क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। अगर हम वस्तु को कहाँ रख देते हैं, वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, तो ये हमारी क्या भैया, वस्तु है। क्या है, वस्तु है। और अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2 किरण चाहिए होता है। तो पहली किरण हमको ले गए कैसे भैया, समांतर ले गए। तो कहाँ से आती है, आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें समांतर जाती हैं तो वो कहाँ से आती हैं, फोकस से आती हैं। कहाँ से आती हैं, फोकस से आती हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए, एक तो आप गुजार दिए, दूसरी आप गुजार दीजिए कहाँ से, फोकस से। जब दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये दर्पण से टकरा कर कैसे निकल जाती है भैया, समांतर निकल जाती है। तो यहाँ पर देखो काट रही है, और यहीं पर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जितना बड़ा आपका वस्तु है उतना ही बड़ा आपका क्या है, प्रतिबिंब है। और कैसा है, वास्तविक, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा, मतलब किरणें दोनों वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। कैसा बना भैया, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो भैया ये आपको देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बना है। ठीक, और कैसा बना, उल्टा भी बना है। और कहाँ पर बना है, सबसे जरूरी चीज, वक्रता केंद्र पर ही बना है। तो अगर हमको एक अवतल दर्पण में सी पर समान आकार का, सी का मतलब वक्रता केंद्र, यानी इसी पर अगर हमको प्रतिबिंब चाहिए तो इसका वस्तु, यानी वस्तु को कहाँ रखना होगा, वक्रता केंद्र पर ही रखना होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी वस्तु कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि स्थिक विद्युत है। भैया ये क्या है, स्थिक विद्युत क्या है। तो देखिए भैया, इसका मतलब ये हुआ कि रुका हुआ, रुका हुआ। और विद्युत का मतलब आप समझ सकते हो किसको भैया, आवेश। किससे समझ सकते हो भैया, आवेश या करंट से भी आप समझ सकते हो। तो रुका हुआ आवेश या रुका हुआ करंट, यानी परिपथ में प्रवाहित होता है। तो परिपथ में प्रवाहित होने का मतलब फिर क्या, वो चल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, यानी प्रवाहित तो नहीं होता है। यानी जब प्रवाहित नहीं होता है तो इसका मतलब रुका हुआ है, इसका मतलब रुका हुआ है। और कभी कभी प्रवाहित होता है तो मतलब कभी कभी चलता है, इसका मतलब ये भी क्या है, गति में है। तो इनमें से कोई नहीं। तो यानी इसका सही जवाब क्या होगा, प्रवाहित तो नहीं होता है, प्रवाहित तो नहीं, मतलब रुका हुआ आवेश या करंट। तो आप कह सकते हो कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रवाहित नहीं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या भैया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होने के बावजूद विद्युत का कुचालक है। यानी कुचालक का मतलब पहले समझिए, कुचालक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें, यानी जिसमें क्या होता भैया, धारा का
प्रवाह, प्रवाह क्या होता भैया, नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, कुचालक होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो चारों चीज़ें हैं, ये चारों हमारे क्या हैं भैया, धातु हैं। यानी निकिल, निकिल भी हमारा क्या होता है भैया, निकिल भी हमारा क्या होता है, धातु होता है, जिसको हम Ni से क्या करते हैं भैया, प्रदर्शित करते हैं। और जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 28 होता है। बात करें हम तांबे को, तो इसी को हम कापर भी कहते हैं, और जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, या इसका संकेत क्या होता है, Cu। कितना होता है परमाणु क्रमांक भैया, 29 होता है। बात करें हम टिन की, तो टिन भी आपका क्या होता है, एक धातु होता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 50 होता है। अब यहाँ पर जो आपका शीशा है भैया, क्या है, शीशा, तो भैया इसी को हम, इसी शीशे को एक नाम से और जानते हैं भैया, और इसी शीशे को हम बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, लेड, जिसका प्रतीक क्या होता है, Pb। क्या होता है भैया, Pb होता है, Pb होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 82 होता है। कितना होता है भैया, 82 होता है। ये क्या है भैया, एक धातु है। क्या है, एक धातु है, लेकिन ये क्या करता है भैया, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित तो नहीं करता, यानी इसमें धारा का प्रवाह क्या होता भैया, नहीं होता। धारा का प्रवाह क्या होता भैया, नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये धातु होने के बावजूद भी, यानी ये धातु होने के बावजूद भी इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। बाकी इन तीनों चीज़ों में क्या होता है, धारा का प्रवाह क्या होता है, होता है। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है कि एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश को स्थानांतरित कराने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं। तो देखिए भैया, ये हमारे पास मान लेते हैं कोई एक विद्युत परिपथ है, ठीक भैया, क्या है, विद्युत परिपथ। एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु भैया मान लेते हैं ए, और दूसरा बिंदु हमारा क्या है, बी। दो बिंदु हैं, ठीक। दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश का मतलब एक आवेश, या आवेश को भैया हम कह सकते, आवेश को हम क्यों से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या इसी को हम एकांक आवेश भी बोल सकते हैं। तो मान लिए हमारा एकांक आवेश यहाँ पर है, एकांक आवेश यहाँ पर है, तो भैया इसको क्या कह रहा है, को स्थानांतरित कराने में किया गया कार्य, स्थानांतरित कराने में किया गया कार्य, मतलब ये कि हम इसको एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करेंगे, स्थानांतरित कराएंगे। तो किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो भैया जो कार्य होता है वो हमारा बराबर होता है किसके भैया, वो बराबर होता है हमारे किसके, विभव के। तो कार्य बराबर किसके होता है, हमारा विभव के। तो ध्यान रहे, क्योंकि धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को, यानी जो हमारा आवेश होता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। जो आपका शक्ति होता है, तो शक्ति यानी शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, पावर, ठीक ना। और शक्ति यानी P बराबर क्या होता है, W/T होता है। यानी एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और जो हमारा प्रतिरोध होता है, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, और जिसका मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट होता है। क्या होता है, रुकावट होता है। तो ध्यान रहे भैया, इसको मतलब एक परिपथ में किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अच्छा आप सोचो, अगर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो ऐसे तो वो जाएगा नहीं, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भैया, कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य जो होता है, इस कार्य को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभव। यानी आपने पढ़ा होगा विभव बराबर क्या होता है, W/T होता है। क्या होता है भैया, W/T होता है। यानी
एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभव भी कहते हैं। तो चलिए फिलहाल इसको आप यहाँ से मत समझिए, फिलहाल आप लोग इतना जानिए कि जो हमारा कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? विभव के बराबर होता है। यानी दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ठीक भैया, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चल लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न देखते हैं भैया। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से क्या कह रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? यानी यहाँ पर क्या है? निर्वात, यहाँ पर क्या है? कांच, यहाँ पर क्या है? वायु, और यहाँ पर क्या है? जल। तो देखिए निर्वात वह स्थान होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाता। ठीक भैया, और देखिए अगर मैं कांच की बात करूँ तो कांच क्या होता है? हमारा ठोस होता है। जल हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होता है भैया? द्रव होता है। अगर मैं वायु की बात करूं तो ये हमारा क्या होता है? गैस होता है। तो हालांकि अगर मैं इनकी बनावट देखूं तो जो हमारा ठोस होता है, जो हमारा द्रव होता है और गैस होता है, अगर मैं इनकी बनावट की बात करूं तो भैया ठोस में जो सूक्ष्म कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। जबकि द्रव में इनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। और गैस में क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान क्या होता है? पाया जाता है। और आप देख सकते हो निर्वात वह स्थान होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाता। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि प्रकाश यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर, हालांकि प्रकाश सब में चलता है, चलेगा सब में। तो अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो देखो अभी अगर ठोस में चलेगा, यानी जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, अगर आप वहाँ पर बाइक, जैसे मान लो आप चला रहे हो, अगर जब आप बाइक लेकर गाड़ी चला रहे हो और जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ स्थान पर हो तो वहाँ पर आपकी बाइक स्लो रहेगी, लेकिन कम भीड़ भाड़ रहेगी तो थोड़ा सा और तेज़ रहेगी। लेकिन जहाँ पर एकदम खाली स्थान रहेगा तो वहाँ पर बहुत तेज होगी ना। तो सबसे तेज प्रकाश कहाँ चलेगा? निर्वात में चलेगा। सबसे तेज कहाँ चलेगा? निर्वात में चलेगा। और सबसे कम कहाँ चलेगा? तो भैया सबसे कम कहाँ चलेगा? यानी ठोस में चलेगा, मतलब कांच में चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म कणों की व्यवस्था क्या है? बहुत पास, या कह सकते हो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो यानी न्यूनतम होगी, न्यूनतम का मतलब कम होगी। तो कहाँ पर कम होगी भैया? यानी ठोस में होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कांच, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि तो अब देखते हैं भैया अगला प्रश्न क्या है। चल भाई तुम थोड़ा सा छोटा हो जा। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है भाई? हो जा। चलिए आ जाओ तुम इधर भाई। चलो, तो अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न ये है भैया, कह रहा है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक कटा हुआ हीरा भैया क्यों जगमगाता है? तो बात करें अगर हम किसकी भैया? हीरे की। बात करें किसकी भैया? हीरे की। तो जो हीरा होता है उसको इस प्रकार से काटा जाता है, उसको इस प्रकार से तराशा जाता है कि इसमें जब एक बार क्या होता है? प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है। जब प्रकाश अंदर क्या करता है? प्रवेश कर जाता है, तो उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, काटा जाता है कि प्रकाश क्या हो? उसी में उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहे, मतलब उसी में टकरा कर उसी में वापस रहे, बाकी वो अंदर से बाहर निकल ना पाए। इसकी वजह से वो क्या होता है? जगमगाता रहता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि उसमें क्या होती है भैया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण हीरा क्या होता भैया? चमकता रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संतुलित नहीं है? यानी यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म क्या भैया क्या कह रहा है कि संतुलित नहीं है।
तो 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर, बिल्कुल सही है भैया, ये सही है, ठीक है ना। 1 गीगामीटर बराबर 10 की घात 9 मीटर, ये भी क्या होता भैया, सही होता है, सही है। 1 मेगामीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात 6 मीटर, ये भी क्या होता है, सही होता है। 1 माइक्रोमीटर भैया ये गलत है, तो जो भैया 1 क्या होता है, 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घाते 6, कितना होता है भैया, 10 की घाते 6 होता है, माइनस क्या होता है 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भैया 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घाते -6 होता है, क्या होता है, 1 माइक्रो बराबर 10 की घाते -6 मीटर होता है, क्या होता है, 10 की घाते 6 मीटर होता है भैया, न कि 10 की घाते 3 मीटर होता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा। एक काम करते हैं, इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे कि हाँ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका प्रश्न आप लोग को इसका सही कमेंट बताएंगे, ठीक है ना। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक। इससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ कौन कौन बच्चे वीडियो को पूरा देख रहे हैं, ताकि जो कमेंट करेगा तो उससे ये पता चलेगा भैया। अगले क्लास में उसका मैं नाम भी लूँगा और बताऊँगा भैया कि इसका सही जवाब किसने दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसका आपको जवाब बताना है। चलिए अगला क्या है, अगला प्रश्न ये है कि जल एक यौगिक है क्योंकि, यानी जल एक यौगिक है क्योंकि। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारा जल होता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, क्या होता है, H2O। तो इसमें जल में कितने तत्व हैं, जल में भैया कितने, 2 तत्व हैं। कितने तत्व हैं भैया, 2 तत्व हैं। एक तो आपका हाइड्रोजन और दूसरा क्या है आपका ऑक्सीजन। और आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से ही क्या बनता है, यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक। तो यानी जो जल है हमारा क्या है, जल, ये जल तो हमारा क्या है, ये जल हमारा क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक तो है, लेकिन क्यों है, आइए समझते हैं। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं, हाँ ये भी सही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, या रासायनिक स्थानों द्वारा 2 सरल पदार्थों से तोड़ा जाता है, नहीं ये बिल्कुल ना ऑप्शन नहीं हो सकता। या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, हाँ ये पाया जाता है, लेकिन यौगिक का ये मतलब नहीं है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये भी होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 तत्व होते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा कि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। यानी 2 हमारे भिन्न भिन्न क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भिन्न भिन्न तत्व है ना, ये रासायनिक संयोग से जुड़कर हमारा क्या बनाते हैं, H2 वो बनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, उपधातु है। तो बात करें उपधातु की, तो उपधातु क्या होता है, मतलब ऐसा होता है, ऐसा तत्व होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिसमें क्या होता है भैया, धातु प्लस अधातु क्या होते हैं, दोनों के क्या होते हैं भैया, गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे कहते हैं क्या, हम उपधातु कहते हैं। तो आर्सेनिक ये भी हमारा क्या है, एक उपधातु। एंटीमनी ये भी हमारा क्या है, एक उपधातु। बिस्मथ ये भी क्या है, हमारा उपधातु। तो मतलब यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि ये सभी हमारे क्या हैं, एक उपधातु हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया, किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है।
तो भैया रदरफोर्ड की मैं बात करूं, इन्होंने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है, तो आइए देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था भैया, एक सोने की पतली पन्नी ली थी और इस पर भैया उन्होंने अल्फा कणों की क्या की थी, बौछार कराई थी। तो जिसमें से उन्होंने देखा, क्या देखा था भैया, उन्होंने 3 तरह की किरणें उन्होंने देखा था, 3 तरह की किरणें देखा था। कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित निकल गई, कुछ किरणें सीधा निकल गई और कुछ किरणें जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से वापस आ गई थी, जिसके कारण उन्होंने बताया कि परमाणु के बीच में कोई ना कोई धनावेशित क्या होता है, भाग होता है। और जिसको उन्होंने क्या बताया था भैया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था भैया, उन्होंने नाम दिया था किसका भैया, केंद्रक, या उसको कहा था उन्होंने नाभिक। किसकी नाम दिया था भैया, नाभिक का नाम दिया था। और यही नाभिक हमारा क्या कहलाता था भैया, केंद्रक। किसका नाम क्या है भैया, केंद्रक। तो आप देख सकते हो कि जो रदरफोर्ड हैं, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन की किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया, तो भैया ये सिद्ध करता है किसकी, केंद्रक की, यानी परमाणु के केंद्रक। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो पहली वाली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 2 के बाद कितना भरते हैं, 8 भरते हैं। ये अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं सूत्र से, 2n स्क्वायर से, 2n स्क्वायर से। तो अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे n की जगह पर तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आप 2 रखते हो तो कितना हो जाएगा भैया, यानी 4 8 हो जाएगा। अगर 3 रखते हो तो कितना हो जाएगा भैया, अगर 3 9 18 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पहले 2 रखते हैं, फिर 8 रखते हैं, फिर कितना रखते हैं, 18 रखते हैं। कुछ इसी प्रकार से हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले में 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। दूसरे में देख लेते हैं, तो पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षक यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर। तो जरा ध्यान से देखिए भैया, जैसा कि मैंने बताया है कि दूसरी कक्षक में केवल कितने, यानी पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दूसरी कक्षक में केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो गए, 2 6 10, यानी 8 और 10 कितना हो गया, 18। तो मतलब ये वाला संभव नहीं है। और बाकी सभी चीज़ें क्या हैं, आप संभव हो सकती हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन संभव नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो दूसरी कक्षक में ही, दूसरे ही कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये हमारा भैया क्या है, आज का लास्ट प्रश्न है। और इसमें क्या कह रहा है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो जरा देखिए भैया किसका है ये भारतीय वैज्ञानिक। तो देखो भैया, चंद्रशेखर, तो भैया ये तो हमारे हैं नहीं, ठीक। रमन, ये हमारे भारत के हैं नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन जो हमारे बोस साहब हैं, आपने सुना होगा पदार्थ की अवस्था के बारे में कहीं न कहीं पढ़ा होगा। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मुख्य रूप से 3 होती हैं, लेकिन कितनी होती हैं भैया, 5 होती हैं। एक तो होती हैं क्या, ठोस, दूसरा क्या होता है, द्रव, तीसरा क्या होता है, गैस, चौथा क्या होता है, प्लाज्मा, पांचवा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसन यानी संघनन। यानी हमारा क्या होता है, पांचवा जो पदार्थ की अवस्था होती है, बोस-आइंस्टीन संघनन। इसको किसने बताया था, तो बोस ने बताया था। और बोस हमारे कहाँ के हैं, भारत के हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने आज आपको लगभग 20 से 20 क्वेश्चन करवाया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और इसी तरह मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट साइंस का लेके आता रहूँगा, और आपको
क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी ये सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और मैं अब आपको मिलता हूँ अगले क्लास में। जय हिंद।